हेलो स्टूडेंट्स, अपनी लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप की होती है, जिसमें हमने पढ़ा था फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हमने कुछ डिफरेंस भी पढ़े थे कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारी फॉर्मली होती है, कहने का मतलब है रिजिडिटी होती है, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो किससे रिलेटेड होती है? रिलेशनशिप से रिलेटेड होती है। ओके, तो हमने जो अपनी लास्ट वीडियो में कवर किया था वो कवर किया था टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आज हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे बेटा। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो बेटा आपकी बुक में जो दिया गया है इसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं लिखा हुआ, बट जो हम अपना डिवीज़न करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर का वो टू पार्ट्स में, कौन कौन सा? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो देखो बेटा वर्ड से ही क्लियर है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मीन्स जिस ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है किसके अकॉर्डिंग हो? फंक्शंस के, मतलब काम के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो मैंने दूसरा आपको बताया डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उसमें क्या होता है कि जब एक फर्म होती है और वो अपना डाइवर्सिफिकेशन करती है प्रोडक्ट्स का। डाइवर्सिफिकेशन कहने का मतलब है जब एक्सपेंशन करती है, एक गुड्स के साथ कोई दूसरा गुड बनाती है तो वो डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देती है, ठीक है। तो तब हम क्या यूज़ करते हैं? डिविजनल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल अगर एक फर्म है वो अगर क्लोथ्स बनाने का काम कर रही है और साथ साथ में अगर वो साइकिलिंग के भी प्रोडक्ट्स रखती है कि भाई साइकिल जो बनाने के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट चाहिए, तो वो क्या हो गया हमारा, उसने क्या किया, जो आपका ना डाइवर्सिफिकेशन कर लिया प्रोडक्ट का, एक के साथ अब एक और प्रोडक्ट का काम कर रही है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उन दोनों के डिपार्टमेंट अलग रखने पड़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो कपड़ों का डिपार्टमेंट होगा वो अलग हो जाएगा और जो साइकिल के इक्विपमेंट बनाएंगे उसका डिपार्टमेंट अलग हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड बाय ग्रुपिंग टुगेदर द एंटायर वर्क टू बी डन इनटू मेजर फंक्शनल डिपार्टमेंट, ठीक है। कौन से डिपार्टमेंट होते हैं इसमें? फंक्शनल डिपार्टमेंट। ऑल रिलेटेड वर्क ऑफ वन टाइप इज पुट टुगेदर अंडर वन कोऑर्डिनेटेड हेड। कहने का मतलब है जो भी काम अगर एक तरह का काम है उसको हम एक डिपार्टमेंट में डाल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जितना भी हम प्रोडक्शन करेंगे उसके लिए एक सिंगल डिपार्टमेंट बना देंगे। अगर हम कोई मार्केटिंग करना चाहते हैं तो मार्केटिंग के लिए एक डिपार्टमेंट बना देंगे। तो किसके अकॉर्डिंग होता है? फंक्शंस के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज हैज़ प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, पर्सनल एज मेजर फंक्शन। तो उसके अकॉर्डिंग क्या बना देंगे? डिपार्टमेंट बना देंगे, ठीक है बेटा। तो F.W. टेलर, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एज वी नो, हमने पहले पढ़ भी चुका है, डेवलप द कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो किसने दिया है इसका कंसेप्ट? हमें F.W. टेलर ने दिया है, ठीक है। ही रिकमेंडेड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इवन एट द शॉप लेवल वेयर वर्कर्स हैव टू प्रोड्यूस गुड। तो बता रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि आप टॉप लेवल पे ही फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉलो करो, शॉप लेवल लोअर लेवल पे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। टेलर सजेस्ट दैट द डिवीज़न ऑफ सुपरवाइजरी फंक्शन इनटू टू ग्रुप्स। उसने सुपरवाइजरी फंक्शन को दो में डिवाइड कर दिया है, ऑफिस स्पेशलिस्ट और शॉप स्पेशलिस्ट। तो ऑफिस स्पेशलिस्ट क्या होगा? जो ऑफिस वर्क अच्छे से संभालता है वो ऑफिस स्पेशलिस्ट हो जाएगा। और शॉप स्पेशलिस्ट कौन सा हो जाएगा? वो वर्कर से रिलेटेड, जो वर्कर के काम को अच्छे से सुपरवाइज कर सके, ठीक है। तो बेटा देखो मैं इसमें सब कुछ ही नहीं बता रही हूँ आपको, क्योंकि जो भी मैं बता रही हूँ इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक एक लाइन पढ़ के नहीं बता रही हूँ। तो कहने का कुल मतलब ये है कि जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो किससे रिलेटेड है? फंक्शन से रिलेटेड है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के। उसके बाद हम इसके कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। द एंटायर वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शन, ठीक है, जैसे डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया। ईच फंक्शन इज पुट अंडर द चार्ज ऑफ अ स्पेशलिस्ट। तो हर किसी डिपार्टमेंट का एक हेड होता है तो उसका स्पेशलिस्ट बन जाएगा। द फंक्शनल एक्सपर्ट हैज़ अथॉरिटी टू कमांड पर्सन इन अदर डिपार्टमेंट कंसर्निंग हिज फंक्शन। तो जो उससे फंक्शन से रिलेटेड कोई काम है, कोई और एम्प्लॉय है, तो वो उनको कमांड देने की अथॉरिटी रखता है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैनेजर, लाइन मैनेजर और स्पेशलिस्ट मैनेजर। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, बट मैं आपको बता देती हूँ कि जो लाइन मैनेजर्स कौन होते हैं? जो काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चलो एक होते हैं हमारे लाइन मैनेजर्स जो काम करते हैं,
दूसरे हमारे होते हैं स्पेशलिस्ट मैनेजर, जो क्या करते हैं स्पेशलिस्ट मैनेजर, वो उनको ऑर्डर देते होते हैं, मतलब वो बताते हैं कि किस तरह से काम करना है, और जो लाइन मैनेजर होते हैं वो काम करते हैं। मतलब एक वर्क से रिलेटेड और ये सजेशन से रिलेटेड है। दूसरी लैंग्वेज में हम इसको लाइन स्टाफ कहते हैं और एक को हम सजेस्टिंग स्टाफ भी कहते हैं, ठीक है। एक लाइन मैनेजर होते हैं और एक हमारे जो होते हैं स्टाफ मैनेजर होते हैं। तो लाइन मैनेजर काम करते हैं और स्टाफ मैनेजर एडवाइस देते हैं, ठीक है। There is no unity of command and subordinate receive instruction from a number of functional bosses। कहने का मतलब ये है, देखो ये अवॉइड करता है किसको, यूनिटी ऑफ कमांड को, क्योंकि जो सबॉर्डिनेट होते हैं वो एक से ज़्यादा पर्सन से क्या करते हैं, कमांड रिसीव करते हैं, ठीक है बेटा। क्यों? क्योंकि देखो डिपार्टमेंट में हेड बने हुए हैं, तो जो डिपार्टमेंटल हेड है, अब अगर उसको किसी और से वर्कर से काम है तो कोई और डिपार्टमेंट का हेड भी उसको काम दे सकता है, इंस्ट्रक्शन दे सकता है। इसके एडवांटेजेस देखो क्या है। एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन कैसे होगा, देखो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम संभालेगा वो जो वहाँ का मेन हेड होगा वो स्पेशलिस्ट हो जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, ठीक है। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द बेनिफिट ऑफ हैविंग specialist in each area. The work is performed by those who are specialist knowledge of that work, ठीक है। तो मैंने बताया आपको, जो प्रोडक्शन मैनेजर होगा वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट संभालेगा, जो मैनेजिंग और जो मार्केटिंग मैनेजर होगा वो मार्केटिंग संभालेगा, ऐसे। इंक्रीज इन एफिशिएंसी, देखो एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज़ होगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डिवीज़न ऑफ लेबर कर रहे हैं अप टू मैनेजर लेवल की। एक मैनेजर है, जैसे डिपार्टमेंट का एक हेड है, दूसरे डिपार्टमेंट का दूसरा हेड है, तो उसके अंदर वो काम करेंगे, कौन काम करेंगे, वर्कर काम करेंगे, तो उनका कौन है, एक हेड है। तो देयर इज़ अ डिवीज़न ऑफ लेबर अप टू अ मैनेजर लेवल। प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन आर ऑल्सो सेपरेटेड, सबकी प्लानिंग अलग है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने सब प्रोडक्ट बनाएगा, उसका एक टाइमिंग होगा। मार्केटिंग मैनेजर का काम अलग है, ठीक है। उसके बाद जो परचेजिंग डिपार्टमेंट है उसका काम अलग है। तो हर कोई क्या करेगा, अपने अपने काम करेगा और स्पेशलिस्ट हो जाएगा। जब कोई स्पेशलिस्ट हो जाता है वर्क में तो क्या होता है, एफिशिएंसी आती है, इफेक्टिवनेस आती है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करेंगे और जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है उसको भी हम अचीव कर पाएंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद देखो लिखा है स्कोप फॉर ग्रोथ। ग्रोथ का स्कोप ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि देखो द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड वाइड स्कोप फॉर ग्रोथ एंड मास प्रोडक्शन। द एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट वेरियस levels of worker enable the organization to grow as per the needs of the situation। हर डिपार्टमेंट का अलग स्पेशलिस्ट है, ठीक है। अगर हर स्पेशलिस्ट अपने अपने डिपार्टमेंट में काम अच्छे से करेगा तो ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो हमने जो लेवल डिसाइड किया कि हमें इतना आउटपुट करना है या इतना टारगेट सेट किया वो हम इजीली अचीव कर पाएंगे, क्योंकि स्पेशलिस्ट हैंडल कर रहे हैं उस वर्क को, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे है, क्योंकि देखो कोई डिपार्टमेंट में कुछ छोटा सा चेंज आता है, जैसे मान के चल रहे हैं कोई परचेजिंग डिपार्टमेंट है, अगर उसमें कोई चेंज आ रहा है, पहले वो 50,000 के यूनिट्स परचेज़ करता था, अब 1 लाख के परचेज़ कर रहा है, तो उसमें अगर थोड़ा सा चेंज आ रहा है तो वो बाकी डिपार्टमेंट्स को इफ़ेक्ट करेगा नहीं, सिर्फ अपने को ही करेगा। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, वो दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन अलाउज चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन विदाउट डिस्टर्बिंग द होल वर्क। रिलीफ टू टॉप एग्जीक्यूटिव, देखो टॉप एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, अब जब जो भी काम है वो सबके डिवीज़न होकर रखे काम में, ठीक है। हर किसी का स्पेशलिस्ट है, वो अपना काम अपने आप करेगा। तो जो टॉप एग्जीक्यूटिव होंगे उनको मदद मिल जाएगी कि वो डेली रूटीन वर्क को छोड़ के अपने जो उनका स्पेशल टास्क है उस पर क्या कर सके, फोकस कर सकें, ठीक है। टॉप एग्जीक्यूटिव आर नॉट अननेसेसरली बर्डन एज हैपन इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उन्हें तो संभालने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जो बाकी स्पेशलिस्ट है वो अपना काम कर रहे हैं। Economy of operations, the use of specialists help in controlling the waste of materials, money and time। देखो मैंने बताया जब आप स्पेशलिस्ट काम करेगा तो एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस सब कुछ बढ़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशन होगी, हम इजीली अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या होगा, चीप सोर्सेज हो जाएंगे। क्यों? कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूज़ करेंगे, एफिशिएंटली यूज़ करेंगे तो वेस्टेज नहीं होगी, और वेस्टेज नहीं होगी तो इकोनॉमीज ऑफ ऑपरेशंस होगा, ठीक है बेटा। देन है बेटर सुपरविज़न। देखो हर डिपार्टमेंटल का एक हेड है जो अपने अंडर जो सुपरवाइज़र है वो काम करते हुए उनको चेक करेगा, उनको सुपरवाइज़ करेगा, तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा, बेटर सुपरविज़न होगा। एवरी सुपीरियर इज एन एक्सपर्ट इन हिज ओन एरिया एंड ही विल बी सक्सेसफुल इन मेकिंग प्रॉपर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, ठीक है। देन 8th है डेमोक्रेटिक कंट्रोल।
देखो डेमोक्रेटिक कंट्रोल का कहने का मतलब ये है कि किसी एक के हाथ में कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है। डेमोक्रेटिक कंट्रोल करने का मतलब है कोई सिंगल पर्सन नहीं है जो सारा कुछ कंट्रोल करेगा। अब क्या होगा, हर डिपार्टमेंट का अलग हेड है और वो अपने हिसाब से अपने डिपार्टमेंट को क्या करेगा, हैंडल करेगा, तो एक सिंगल पर्सन नहीं है। तो मोनोपोली वाली बात नहीं कि आप एक सिंगल पर्सन का सेंट्रलाइजेशन वाली बात नहीं है कि सब कुछ टॉप लेवल के हाथ में नहीं। This type of organization eliminate one-man control. There will be a joint control and supervision in the organization. This boosts the morale of employees and also enhances a sense of cooperation among them. क्योंकि एक सिंगल पर्सन नहीं संभाल रहा, बाकी सबसे भी एडवाइस ली जा रही है, बाकी सबको भी ड्यूटीज़ दी जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है उनके अंदर ये फीलिंग आती है कि हाँ हम भी इस ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है। हम इसके कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट है कन्फ्लिक्ट इन अथॉरिटी। देखो बेटा, कन्फ्लिक्ट हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है अथॉरिटी को लेके, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है कि आप एक ही सुपरवाइज़र है, आप उसी से आपको कमांड मिलेगी, बट लेकिन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इसको वायलेट करता है, तो एक सबऑर्डिनेट एक से ज़्यादा बॉसेस को आंसरेबल होगा, तो जो जिसका काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कहेगा मेरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, दूसरा कहेगा मेरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, तो जो वर्कर होगा उसको कन्फ्यूज़न भी फील होगी और उसको बर्डन भी लगेगा, ठीक है। तो द वर्कर फील कन्फ्यूज एंड अनएबल टू डिसाइड अबाउट द प्रायोरिटीज़ ऑफ देयर वर्क। उसे समझ में नहीं आएगा इसका काम करूँ या उसका। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होगी, क्यों? क्योंकि देखो हर किसी का अपना अपना काम है, वो अपने हिसाब से करेगा, ठीक है। वैसे तो कोऑर्डिनेशन होगा, ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं होगा, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट तो करके चलेगा, बट इतना ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि हर कोई क्या चाहेगा कि मैं पहले अपना डिपार्टमेंट का काम करूँ, बाकी डिपार्टमेंट के काम से मुझे बाद में लेना है, ठीक है। द अपॉइंटमेंट ऑफ सेवरल स्पेशलिस्ट क्रिएट्स प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन स्पेशली व्हेन द एडवाइस ऑफ मोर देन वन इज़ नीडेड फॉर टेकिंग डिसीजन। तो अलग अलग डिसीजन लेने के लिए हर कोई अलग अलग एडवाइस देगा। स्पेशली ट्राई टू गिव मोर इंपॉर्टेंस टू देयर वर्क एज कम्पेयर टू अदर एरिया। मैंने अभी आपको बताया कि अपने काम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा एज कम्पेयर टू अदर वर्क। डिफ़िकल्टी इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो जब लैक ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड है तो ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई हमें एक से ज़्यादा कमांड देने वाला होगा तो हम क्या करेंगे, एक से ज़्यादा कमांड देने वाला होगा तो कन्फ्यूज़न होगी। कन्फ्यूज़न होने से क्या होगी, हम ये नहीं बता पाएंगे भी किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और कौन किसको अकाउंटेबल होगा। इस वजह से इट बिकम्स टू डिफ़िकल्ट फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्लैकनेस इन वर्क। क्योंकि अगर किसकी गलती है पहचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा लोगों ने कमांड किया, वो कहेगा मैंने ये काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं दूसरे बॉस का कहना मान के दूसरा काम कर रहा था, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर पाएंगे। डिले इन टेकिंग डिसीजन लेने में भी प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोर देन वन पर्सन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्लो डाउन इट। अगर हम एक से ज़्यादा लोगों से डिसीजन लेने में हेल्प लेंगे कि क्या डिसीजन ले, तो ऑब्वियस सी बात है टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मस्ट टाइम इज़ टेकन इन कंसल्टिंग डिफरेंट स्पेशलिस्ट प्रायर टू डिसीजन मेकिंग, जो क्या एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। पुअर डिसिप्लिन होगा, क्योंकि हर कोई बता रहे हैं मैं, अगर एक से ज़्यादा बॉस से मुझे कमांड मिलेगी तो वो काम अपने अच्छे से बता नहीं पाएगा, लॉयल नहीं रह पाएगा। द डिवीजन ऑफ अथॉरिटी क्रिएट्स प्रॉब्लम ऑफ डिसिप्लिन। द वर्कर हैव टू ओबे मैनी बॉसेस, देयर लॉयल्टी बिकम डिवाइडेड। समझ नहीं आएगा इसका काम करूँ या इसका काम करूँ, ठीक है। एक्सपेंसिव है, ज़्यादा खर्चा है। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिसिटी ऑफ एक्सपर्ट इंक्रीजिंग ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हर किसी डिपार्टमेंट का अलग हेड होगा, अलग। जब मल्टीप्लिसिटी ऑफ एक्सपर्ट की बात करेंगे तो वो क्या बढ़ा देंगे, ओवरहेड एक्सपेंसेस बढ़ा देंगे किसके, ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। तो जो स्मॉल यूनिट्स ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अफोर्ड नहीं कर पाती फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को। फिर आता है ग्रुप राइवलरीज। देखो ग्रुप राइवलरीज का क्या मतलब होता है कि हर डिपार्टमेंटल हेड चाहेगा कि मेरा डिपार्टमेंट का काम अच्छा हो, मेरा डिपार्टमेंट का काम अच्छा हो, तो क्या हो जाएगा, राइवलरीज आ जाएंगे किसके बीच में, जो ग्रुप्स हैं। द emergence of many person of equal status encourage group rivalries among executive person connected with different field try to create their group and then rivalries start among these group, ठीक है। एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट रहना स्टार्ट हो जाएगा, राइवलरी रहना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि मैं उसको डोमिनेट कर दूं, ठीक है, मेरा डिपार्टमेंट उससे ज़्यादा हाई चले। एवरी ग्रुप ट्राइज टू डोमिनेट द अदर, ठीक है, वो दूसरे को दबाने की कोशिश करेगा, खुद ऊपर हटने की कोशिश, उठने की कोशिश करेगा, तो इससे क्या होगा, एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा किस पे, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा ये किसके बारे में पढ़ा अभी हमने, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। आज अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, डिविजनल स्ट्रक्चर। जब हम अपने बिजनेस को डाइवर्सिफिकेशन करते हैं बिजनेस में, या फिर अपने बिजनेस को एक्सटेंड करते हैं, तब हम यूज़ करते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर का।
डिविजनल स्ट्रक्चर में देखो, व्हेन अ बिजनेस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट और इट स्टार्ट सेटिंग ब्रांचेस एट डिफरेंट प्लेसेस, देयर फंक्शनल स्ट्रक्चर डज नॉट सर्व एज मच पर्पस। तो जब कोई वो जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो कोई बिजनेस है वो अपने काम को बढ़ाना चाहता है, डाइवर्सिफाई करना चाहता है, ब्रांचेस स्टार्ट करना चाहता है, तो वो डिविजनल स्ट्रक्चर का यूज़ करता है। इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू क्रिएट सिंगल प्रोडक्शन, फाइनेंस और मार्केटिंग डिपार्टमेंट फॉर द एंटायर रेंज ऑफ प्रोडक्ट। अगर हम अपने प्रोडक्ट लाइन में कोई एक नया प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं, जैसे अगर हम पहले सोप बना रहे थे, अगर हम फेस वॉश बनाना चाहते हैं, कोई नया प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो उसी फंक्शनल डिपार्टमेंट में कोई नया प्रोडक्ट ऐड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, डिविजनल स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। तो डिविजनल स्ट्रक्चर इज़ द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। अंडर दिस द एंटरप्राइज इज डिवाइडेड इनटू 2 और मोर डिवीजन डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस। जितने तरह के आप प्रोडक्ट बनाएंगे उस हिसाब से आप क्या करेंगे, अपने डिविजनल स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, ठीक है, इसको डिवीज़न कर देंगे। तो देखो फॉर एग्जांपल के लिए बता रखा है इसने कि मान के चलो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उनके नीचे जनरल मैनेजर काम करता है। जो जनरल मैनेजर है उसने डिवीज़न कर दिया है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट बना दिया है देखो टेक्सटाइल प्रोडक्ट डिवीज़न और दूसरा बना दिया है इलेक्ट्रॉनिक गुड डिवीज़न। कहने का मतलब ये है कि जब एक फर्म और बिजनेस अपना बिजनेस जो है क्या कर रहा है, डाइवर्सिफाई कर रहा है। पहले वो क्या बनाता था, सिर्फ टेक्सटाइल प्रोडक्शन करता था, अब वो टेक्सटाइल के साथ इलेक्ट्रॉनिक गुड डिवीज़न भी कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो वो क्या करेंगे, अपने जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे डिविजनल स्ट्रक्चर का यूज़ करके। एक डिपार्टमेंट एक हमने बना दिया डिविजनल स्ट्रक्चर के अंडर टेक्सटाइल प्रोडक्शन डिवीज़न और एक क्या बना दिया, इलेक्ट्रॉनिक गुड डिवीज़न। अब इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट बनेंगे, ठीक है। तो देखो टेक्सटाइल में क्या बन गया, प्रोडक्शन, फाइनेंस, पर्सोनल, मार्केटिंग, और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक में भी बन गया प्रोडक्शन, फाइनेंस, पर्सोनल, मार्केटिंग। इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, ये डिपार्टमेंट्स अलग, ये डिपार्टमेंट्स अलग, क्योंकि इन दोनों को डिवीज़न कर दिया, इसका डिवीज़न अलग कर दिया, इसके डिपार्टमेंट अलग, काम अलग, सब कुछ अलग, सेलिंग परचेजिंग सब अलग है। इसके टारगेट मार्केट भी अलग है कि किसको सेल करना है, और इसकी भी टारगेट मार्केट अलग है कि इन्हें किन कंज्यूमर को अपने गुड्स सेल करने हैं। तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव डायग्राम द बोथ टेक्सटाइल प्रोडक्ट डिवीज़न एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड डिवीज़न हैज़ सेपरेट प्रोडक्शन, फाइनेंस, पर्सनल एंड मार्केटिंग फंक्शन। सबके क्या होंगे, अलग अलग काम होंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम इसके कुछ एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर, फर्स्ट इसका एडवांटेज है ग्रुपिंग एक्टिविटी। देखो बेटा आप क्या किया, हमने जो भी हमारी सिमिलर एक्टिविटीज़ थी हमने उसका ग्रुप बना दिया, ठीक है। तो इन दिस स्ट्रक्चर सिमिलर एक्टिविटीज़ एंड पर्सन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट्स आर ग्रुप टुगेदर, इट हेल्प्स इन इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन। अब देखो हमने जब प्रोडक्शन की बात की थी कि हम 2 तरह के प्रोडक्ट बना रहे, कौन कौन से, एक हम टेक्सटाइल प्रोडक्ट बना रहे थे, दूसरे कौन सा बना रहे थे, हम टेक्सटाइल प्रोडक्ट के साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। तो जो हम अगर सिमिलर एक्टिविटीज़ का जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट है उसको हमने अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया, और जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप है उसको अलग ग्रुप में, ठीक है। क्विक डिसीजन मेकिंग, अब देखो दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से या एक जो डिविजनल स्ट्रक्चर का है उसका दूसरे डिवीज़न से कोई लेना देना नहीं है, तो उनके डिसीजन क्या हो जाएंगे, क्विक डिसीजन मेकिंग होगी। इस डिवीजन वर्क इंडिपेंडेंटली, डिसीजन मेकिंग इज क्विक, क्विक डिसीजन में हेल्प इन टेकिंग टाइमली डिसीजन विद अल्टीमेटली हेल्प इन इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन। जब एक डिपार्टमेंट का जो आप बात करें, एक डिवीज़न हमने कर चुके हैं कि 2 प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उस डिवीज़न डिपार्टमेंट का दूसरे डिवीज़न डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो वो अपने डिसीजन क्विकली ले पाएंगे रिलेटेड टू देयर प्रोडक्ट जो बना रहे हैं उससे रिलेटेड। बेनिफिट्स ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर, अब देखो लेबर का भी डिवीज़न हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाने की लेबर अलग होगी और जो हम टेक्सटाइल गुड्स बनाने की लेबर अलग होगी, ठीक है। तो डिवीज़न ऑफ लेबर हेल्प इन रेजिंग आउटपुट ऑफ वर्कर्स, क्योंकि जब हमारा डिपार्टमेंट ही अलग हो गया, सब कुछ अलग हो गया है, तो अब जो है एक ही लेबर को दोनों तरफ के काम तो नहीं देंगे ना कि आप टेक्सटाइल के भी बनाओ और आप उधर इलेक्ट्रॉनिक के बनाओ, नो। तो हर डिपार्टमेंट का जो आपने डिवीज़न किया है उसमें आप क्या कर रहे हो कि अलग अलग वर्कर को अलग अलग काम दे रहे हो। हेल्प इन एक्सपेंशन, ये मैंने आपको बता दिया कि जब हम बिज़नेस एक्सपेंड करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, डिविजनल स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आता है असेसमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट। तो देखो असेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट, हम असेसमेंट कर पाते हैं कि कौन किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर हेल्प इन असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट, पता चल जाएगा ना कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट जो है जो ज़्यादा
बिक रहा है या फिर कौन से प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है। इट हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसाइडिंग अबाउट द प्रोडक्ट टू बी परस्यूड इन फ्यूचर और द चेंज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्ट टू बी सक्सेसफुल। तो पता चल जाएगा कि सक्सेसफुल होना है तो अगर एक प्रोडक्ट की डिमांड कम है मार्केट में, दूसरे की ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है तो उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे या फिर उस प्रोडक्ट का हम प्रोडक्शन बंद करके कोई नया प्रोडक्ट स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। देन बात आ जाती है इसमें डिसएडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं? पहला है एक्सपेंसिव। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप पहले आप डिवीज़न कर रहे हो, ठीक है, अपने प्रोडक्ट लाइन का, उसके बाद आप डिवीज़न करने के बाद डिवीज़न के अंदर आप अलग से डिपार्टमेंट्स बना रहे हो, ठीक है, तो इस सब में क्या होगा, वो एक्सपेंसिव होगा, खर्चा ज़्यादा होगा। डिविजनल स्ट्रक्चर इज़ एक्सपेंसिव सिंस एवरी एक्टिविटी हैज़ टू बी अंडरटेकन सेपरेटली। हर काम अलग से करोगे आप। हेडक्वार्टर में प्रोवाइड सम सर्विसेज बट डिफरेंट फंक्शन हैव टू बी अंडरटेकन बाय डिवीज़न। अगर आप अलग अलग काम करोगे, पहले डिवीज़न किया, फिर जो 2 डिवीज़न के उसमें हर अलग से बाद में डिपार्टमेंट्स को भी आपने डिवाइड किया, तो क्या होगा, खर्चा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू फंक्शनल डिपार्टमेंट, ठीक है। क्रिएटिंग मैनेजरल प्रॉब्लम कैसे आएगी, क्योंकि आपने क्या किया, काम दे दिया, अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग काम है, उसके बाद डिवीज़न भी बिल्कुल अलग हो गए, तो हर किसी की क्या होगी, ऑटोनॉमी होगी, हर कोई फ्रीली काम करना चाहेगा, इंडिपेंडेंटली काम करना चाहेगा। तो वो क्या करेगा, जब इंडिपेंडेंटली काम करेगा तो वो जो हमारा जो मेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको कहीं ना कहीं क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। तो द डिवीज़न ट्राई टू devise and everything independently ignoring central management such as tendency may create problem for the top management को प्रॉब्लम कर देती है। क्यों? क्योंकि क्या कर रहे हो आप, अपने पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, सेंट्रल गोल पे कम। अनहेल्दी डिविजनल कंपटीशन। तो कभी कभी क्या होता है, जो हम डिवीज़न कर देते हैं ना, तो उससे अनहेल्दी डिविजनल कंपटीशन हो जाता है। टेक्सटाइल डिपार्टमेंट कहेगा मैं ज़्यादा अपना कंपटीशन से मैं ज़्यादा प्रोडक्शन करूँ, मैं ज़्यादा सेल करूँ, उधर वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट चाहेगा मेरी ज़्यादा सेल हो। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, अनहेल्दी कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है। एवरी डिवीजन ट्राई टू शो इट्स सुपरमेसी ओवर अदर्स, so these show more and more profits by consulting certain expenses. It may prove detrimental to the business के लिए तो क्या होगा, ये नुकसानदायक ही होगा। फिर इसका 4th पॉइंट देखो, मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। देखो अगर आप डिवीज़न करोगे अपने की स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर में आप डिवीज़न करोगे तो जाहिर सी बात है आपको रिसोर्सेज भी ज़्यादा अच्छे होंगे। जब हम डिवीज़न करेंगे तो देखो हमारी मशीनरी भी अलग हो जाएगी, ठीक है, हमें वर्कर्स भी ज़्यादा अच्छे होंगे, हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी अलग यूज़ होगी, तो क्या होगा, मोर रिसोर्सेज हमें चाहिए होंगे डिवीज़न करने के लिए। ईच डिवीज़न विल नीड कैपिटल, मैन पावर, प्रोडक्शन फैसिलिटी, मार्केटिंग चैनल एक्सेट्रा, तो देयर विल बी अ नीड फॉर ह्यूज फंड, ज़्यादा पैसा चाहिए। द रिसोर्सेज एम्प्लॉयड बाय डिफरेंट डिवीजन में नॉट बी फुली यूटिलाइज, द ओवरऑल रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट इज लार्ज। वैसे तो रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगी और कहीं ना कहीं हम उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन भी नहीं कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने किसके बारे में पढ़ा है, हमने पढ़ा है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आई होप कि आपको उससे समझ में आया हो कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो बेटा, दोनों ही स्ट्रक्चर अपने अपने जगह में बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो अगर हम एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो हम डिविजनल स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास मनी रिक्वायरमेंट थोड़ी हमारे पास देखा जाए कि हमारे पास अगर जो मनी के रिसोर्सेज हैं या फंड्स अगर बहुत कम अवेलेबल है, तो हम किस तरफ जाते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं। तो आई होप आपको इससे अच्छे से क्लियर हो गया हो और आप इसके नोट्स भी अच्छे से बना पाएँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।